सुप्रभात, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ओर से ऑनलाइन कक्षाओं की कड़ी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बीए और बीए बीएड द्वितीय वर्ष के विषय इतिहास के रूप में अध्ययन करेंगे और इतिहास का हमारा प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत जो है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसका समय 12वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर 18वीं शताब्दी तक का है। इसी में हम अंतिम चरण में हैं, क्योंकि हमारा जो प्रकरण है, टॉपिक है, वो मुगल वंश के रूप में उस बादशाह का अध्ययन करेंगे आज हम जो मुगल वंश के पतन के लिए उत्तरदायी रहेगा, जिसको इतिहास में कट्टर बादशाह के नाम से इसकी नीतियों के आधार पर जाना जाता है, वो है औरंगजेब। इसलिए आज हम अध्ययन करेंगे औरंगजेब का शासनकाल। अर्थात मुगल वंश का अगर समय की बात करें तो मुगल वंश का ओवरऑल टाइम जो रहा वो 1526 ईस्वी से आरंभ होते हुए 1856 की क्रांति के उस समय तक चला, जहां तक क्रांति का दमन अंग्रेजों के द्वारा कर दिया गया हो। तो वो समय था 1858 का, क्योंकि मुगल बादशाह जो थे अंतिम, वो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। उनको पेंशन देकर गद्दी से हटा दिया गया और वहीं से मुगल वंश पूरी तरह से क्या हो गया, कमजोर होकर उसका सदा के लिए सूर्य अस्त हो गया। जबकि उदय कब हुआ, 1526 में बाबर से। अर्थात बाबर जो था उसने इसकी नींव रखी, मुगल वंश का संस्थापक था। शुरुआत इनके द्वारा की गई इस वंश की, जबकि यहाँ पर बहादुर शाह जफर, जिसे बूढ़ा शेर की संख्या भी दी जाती है और द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम, क्या था ये, अंतिम मुगल बादशाह, मुगल शासक कहते हैं या बादशाह कहते हैं, क्योंकि मुगल वंश के शासक अपने नाम के आगे बादशाह लगाया था। जैसे औरंगजेब जो था वो 6 नंबर का शासक था। कितने नंबर का, 6 नंबर, क्योंकि 6 नंबर तक के जो शासक थे वो मुख्य थे। उसके बाद यहीं से कड़ी चालू होती है द्वितीय, दूसरा भाग पार्ट 2, ये कह सकते हैं हम। पहला मुगल वंश का पहला काल जो है 1526 से लेकर 1707 तक का ही माना गया है, क्योंकि इसमें 6 शासक है और 6 शासकों का काल को प्रथम चरण के रूप में है। प्रथम चरण। द्वितीय चरण चालू होता है 1707 ईस्वी से औरंगजेब की मृत्यु के बाद से लेकर 1858, यानी जहां तक क्रांति का दमन नहीं कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, वहां तक के समय को हम द्वितीय चरण, जिसको उत्तर मुगल काल के नाम से जानते हैं। उत्तर मुगल काल चल रहा मुगल काल ही है, लेकिन मुगल काल का अवसान काल है, पतन का काल है, उत्तराधिकारी का काल है, जो कि 1707 से आरंभ होता है औरंगजेब के उत्तराधिकारी से। ठीक है, जो 1858 तक, जो 1857 के भारत की पहली स्वतंत्रता क्रांति हुई, वहां तक के समय को इसमें गिनते हैं। तो बात करते हैं आज प्रस्तावना के रूप में, सबसे पहले शुरुआत के रूप में इसकी औरंगजेब की, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं मुगल वंश का वह बादशाह जो 6 नंबर पे था और जिसने शासन का संचालन किया। कब से कब तक किया, 1658 से शासन का संचालन अपने हाथ में लेते हुए अपनी मृत्यु तक, अर्थात 1707 तक गद्दी पर रहा और विधिवत रूप से इसने शासन किया। कट्टर होने के बावजूद भी इसने लंबे समय तक शासन किया, जो लगभग 50 वर्षों का शासनकाल इंगित करता है। जबकि मुगल वंश के अन्य बादशाहों ने अच्छा शासन किया, फिर भी इतने लंबे समय तक शासन नहीं किया, जबकि औरंगजेब ने लगभग 50 वर्षों तक भारत पर मुगल शासक के रूप में शासन किया। अब बात करते हैं औरंगजेब के परिचय के रूप में प्रस्तावना को। तो औरंगजेब जो था वो मुगल वंश के बादशाह शाहजहां का तीसरे नंबर का पुत्र था, क्योंकि शाहजहां के 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। शाहजहां के 4 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र जो था वो धारा था, दूसरा शुजा था और तीसरे नंबर पे जो था वो औरंगजेब था और चौथे नंबर पे मुराद। तो इस प्रकार से औरंगजेब तीसरे नंबर का पुत्र था। उत्तराधिकार के युद्ध में इसने अपने 3 भाइयों को अर्थात अपने प्रतिद्वंदियों को पराजित करने के बाद
उन्हें रास्ते से हटाकर स्वयं गद्दी पर बैठकर अपने पिता को अब 1658 में आगरा में कैद करते हुए मुगल वंश का शासक बना और वहीं से इसकी शासन की शुरुआत हुई, जो समय था 1658 का। क्योंकि हम यहाँ दोबारा से लिखेंगे कि औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1658 से आरंभ हुआ और 1707 ईस्वी तक ये शासन किया। तो ये इनका टाइम है। बात हम यहाँ कर रहे हैं परिचय के रूप में। तो औरंगजेब ने जन्म जो हुआ उनका, वो जन्म हुआ 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के पास दोहन नामक जगह है, दोहन नामक एक जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 को। और जीवन काल बिताने के बाद मृत्यु के समय जो माना गया है वो माना गया 4 मार्च 1707 ईस्वी को मृत्यु हुई दक्षिण भारत में दौलताबाद जिस देवी के नाम से जानते हैं, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई। तो मृत्यु का स्थान दौलताबाद रहा, जन्म का स्थान दोहन जो कहाँ पड़ता है, उज्जैन। उज्जैन कहाँ है, एमपी में। एमपी का है मध्य प्रदेश। इसी प्रकार दौलताबाद दक्षिण भारत में है, वहां पर उनकी 4 मार्च 1707 को मृत्यु हुई। अब इनके जीवन काल के बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि औरंगजेब ने उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद जब 1658 में गद्दी को प्राप्त किया, वहीं से इसने शासन की जो शुरुआत की वो उसकी नीतियों के आधार पर जानी गई, जो उसके लिए दुखदायी रही, क्योंकि अपने आप को विदेशी शासकों के रूप में नेपोलियन से अपनी तुलना करता था और नेपोलियन से तुलना के आधार पर ही इसके साथ में तुलना की गई इतिहासकारों के द्वारा कि जिस प्रकार नेपोलियन के लिए स्पेन फ्रांस का फोड़ा बना, उसी प्रकार औरंगजेब के लिए औरंगजेब की दक्षिण नीति जो रही वो अपने आप में उसके पतन का महत्वपूर्ण कारण बनी। हालांकि उसकी धार्मिक नीति भी इसके पतन का कारण है, लेकिन विशेष रूप से उसकी दक्षिण नीति में वो पूरी तरह से असफल रहा और वही उसके पतन का मुख्य कारण मानी जाती है। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि औरंगजेब के या मुगल वंश के पतन के कारणों की बात करें तो औरंगजेब की नीतियां महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी रही, जिसमें उसकी 2 नीतियों का अध्ययन करेंगे हम, जो विशेष है, जिसमें सबसे पहले औरंगजेब की दक्षिण नीति मानी जाएगी और धार्मिक नीति मानी जाएगी जो अपने आप में कट्टर थी, और दूसरी औरंगजेब की दक्षिण नीति होगी जो कि अव्यवहारिकतापूर्ण थी। इन दोनों नीतियों के आधार पर औरंगजेब ने उस लंबे समय के शासन का अंत कर दिया जो बाबर से शुरू हुआ संस्थापक के रूप में मुगल वंश, वो औरंगजेब तक आते आते पतन के कगार पर खड़ा हो गया। हालांकि पूरी तरह पतन तो नहीं, लेकिन जो छवि थी वो पूरी तरह धूमिल हो गई। अब छवि कैसे बनी, जैसे बताया जाता है इतिहासकारों के अनुसार कि बाबर ने जिस मुगल वंश की स्थापना की, क्योंकि स्थापना इसका स्थापक कौन था, बाबर, उसे अकबर ने दृढ़ता और मजबूती प्रदान की। देखिए कहावत के रूप में बनाया गया है कि जिस वंश को अर्थात मुगल वंश को बाबर ने नींव के रूप में स्थापित किया, अकबर ने उसे दृढ़ता के साथ मजबूती प्रदान की अर्थात साम्राज्य विस्तार किया, और जहांगीर ने मुगल वंश का वैभव प्रसिद्धि की ओर फैलाया, जैसे कलात्मक रूप में, चित्रकला के रूप में। और तत्पश्चात शाहजहां ने अपने काल में मुगल काल को चरम पराकाष्ठा पर पहुंचाया, यानी वो काल जो था मुगल वंश का चरम सीमा का काल माना जाता है, तो वो था शाहजहां का काल। लेकिन शाहजहां के काल के बाद जब औरंगजेब का शासन आया, तब औरंगजेब ने इस काल को अर्थात मुगल वंश को पतन की ओर धकेल दिया, जिसके लिए उसकी नीतियां मुख्यतः कारण मानी जाती है। इसीलिए औरंगजेब को मुगल वंश के पतन के लिए उत्तरदायी भी माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार औरंगजेब की नीतियां मुगल वंश के पतन के लिए इसलिए उत्तरदायी रही क्योंकि उसने जो नीतियां अपनाई वो अपने आप में कट्टर थी, विरोधापूर्ण थी और अविवेकपूर्ण थी। जिसमें बात करें तीसरे पॉइंट में पता लगेगा हमें कि मुगल वंश के पतन के कारणों में 2 कारण हैं। चौथे पॉइंट में भी हमने लिखा है कि औरंगजेब की प्रमुख नीतियां 2 है। ये दोनों पॉइंट अपने आप में इसी चीज को इंगित कर रहे हैं कि औरंगजेब का शासनकाल ज्यादा लंबे समय तो चला, लेकिन विशेष रूप से शासन की दृष्टि से या विकास की दृष्टि से किसी प्रकार का उल्लेखनीय नहीं रहा, क्योंकि औरंगजेब की दोनों नीतियां उसके पतन के कारणों में
महत्वपूर्ण कारण मानी जाती है। तो शुरू करते हैं मुगल वंश के पतन के कारणों को। और मुगल वंश के पतन के कारणों में सर्वप्रथम करते हैं औरंगजेब की प्रमुख नीतियां। तो नीतियों में बात करें तो पहली नीति आती है कौन सी? औरंगजेब की धार्मिक नीति। अर्थात औरंगजेब ने जो कट्टर धार्मिक नीति का अनुसरण किया वो अपने आप में किस प्रकार रही? क्योंकि औरंगजेब सुन्नी मुसलमान था, इसलिए उसने अपने दरबार में जो नीतियों का अनुसरण किया वो उसके लिए अपने आप में प्रजा के लिए व्यवहारिक मानी गई। जैसे अकबर के द्वारा जिस धार्मिक नीति का अनुसरण किया गया था उसे जहांगीर और शाहजहां ने अपनाया अर्थात जारी रखा, किंतु औरंगजेब ने अकबर की उस उदार नीति का क्या किया? अनुसरण न करके उसके विपरीत उसने कट्टर धार्मिक नीति को अपनाया। तो धार्मिक नीति जो उसकी रही औरंगजेब की कैसी थी? कट्टर धार्मिक नीति थी। धर्म के आधार पर ये कट्टर था। और कट्टर इसलिए था क्योंकि मुसलमानों में दो शाखाएं थी, दो शाखाएं। अब इन दो शाखाओं में ये जो थी, पहली शाखा शिया मुसलमान, शिया मुस्लिम भी कह सकते हैं इसे, और दूसरा जो था सुन्नी। कौन से? सुन्नी मुसलमान जो थे या सुन्नी मुस्लिम जिसे कह सकते हैं। तो औरंगजेब जो था वो क्या था? कट्टर सुन्नी मुसलमान था। औरंगजेब क्या था? कट्टर सुन्नी मुसलमान था, इसलिए इसने शियाओं का भी विरोध किया और साथ ही साथ हिंदू धर्म का भी इसने पतन के लिए अनेक रास्ते अपनाए। इसीलिए अकबर के द्वारा जिस नीति का अनुसरण किया गया वो नीति थी उदार नीति। अकबर की जो धार्मिक नीति कौन सी थी? उदार नीति थी। उसने हिंदुओं के प्रति उदारता का परिचय दिया, सर्वधर्म समभाव के आधार पर सभी धर्मों को समान महत्व दिया। किंतु औरंगजेब ने उसके विपरीत नीति का अनुसरण किया, जहां की जहांगीर और शाहजहां ने भी अकबर की नीति को अपनाया, किंतु औरंगजेब ने कट्टर धार्मिक नीति को अपनाया। इसी नीति के अनुसरण के पीछे उसके दो मुख्य कारण माने जाते हैं। एक बार पूछ लेते हैं कि औरंगजेब ने जो कट्टर धार्मिक नीति अपनाई उसके पीछे क्या कारण थे? औरंगजेब जो था वो इतना कट्टर सुन्नी मुसलमान क्यों था? तो उसके पीछे पहला कारण है उसका व्यक्तिगत। पहला कारण क्या है? व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारण में क्या आएगा कि वह धार्मिक विचारों के आधार पर ऐसा व्यक्ति था जो संकीर्ण था अर्थात सुन्नी मुसलमान था, इसलिए उसका व्यक्तिगत रूप से कट्टर होना स्वाभाविक था। क्योंकि हर धर्म में दो शाखाएं होती है, एक शाखा उदारवाद के रूप में होती है, दूसरी थोड़ी कट्टरपंथी के रूप में हुआ करती है। इसी प्रकार यहाँ पर सुन्नी मुसलमान जो थे वो कट्टर हुआ करते थे, इसीलिए यहाँ पर औरंगजेब क्या था? कट्टर धार्मिक नीति का अनुसरण करने वाला व्यक्ति माना गया, जो उसका व्यक्तिगत मामला था। दूसरा कारण जो रहा उसके कट्टर होने का वो ये रहा कि औरंगजेब के द्वारा इस कट्टर नीति को अपनाने के पीछे उसका मुख्य कारण नंबर 2 पे रहा वो था राजनीतिक कारण। राजनीतिक दृष्टि से वो अपने उत्तराधिकार के लिए अपने भाइयों का विरोध किया, उसने उन्हें रास्ते से हटाया। तो उसकी कट्टर नीति का परिचय है कि उसने एक एक करके अपने भाइयों को रास्ते से हटाकर मोती घाट उतार दिया और गद्दी को पिता के जीवित रहते हुए ही उन्हें आगरा के साहब बुर्ज में कैद करते हुए 8 वर्ष तक बंदीगृह में रखा और अपने नाम से शासन का संचालन 1658 से ही आरंभ कर दिया, जो हमने पढ़ा औरंगजेब के शासनकाल के रूप में। तो 1658 से उसका शासन आरंभ हो गया। इसीलिए उसने मुगल दरबार में सरदारों और अमीरों और उलेमाओं को भी अर्थात अपने पक्ष में करने के लिए, उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए उसने कट्टर धार्मिक नीति का अनुसरण किया। तो ये दो कारण थे, इतने दो कारण थे धार्मिक नीति को अपनाने के पीछे। एक बार पूछ लेते हैं कि औरंगजेब ने कट्टर धार्मिक नीति का जो अनुसरण किया वो किस वजह से किया? तो याद रहे पहला कारण जो था वो था औरंगजेब का व्यक्तिगत। और व्यक्तिगत में क्या आएगा कि वो स्वयं क्या था? एक सुन्नी मुसलमान था जो कट्टर धार्मिक नीति का अनुसरण करने का परिचायक था। और दूसरा उसका था राजनीतिक कारण, जिसमें उसने क्या किया? अपने उत्तराधिकार में अपने भाइयों को पराजित करके उन्हें मौत के घाट उतारकर गद्दी प्राप्त की, पिता को गद्दी से हटाकर कैद खाने में अर्थात कारागार में डाल दिया, जिन्हें 8 वर्ष तक कठोर यातनाएं दी गई। तो 1686 में उनकी मृत्यु हुई। और इसीलिए उसने अपने दरबार में दरबारियों, सरदारों और अमीरों और उलेमा जो धार्मिक गुरु थे उनको अपने पक्ष में करने के लिए उसने राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाते हुए इस नीति को क्या किया? अपनाया, जो कि उसकी धार्मिक
नीति मानी जाती है। आगे देखते हैं औरंगजेब ने सर्वप्रथम जो कार्य किया धार्मिक नीति में वो विशेष तौर पे क्या क्या थे। उन कार्यों के आधार पर भी इसकी धार्मिक नीति का हमें पता चलता है कि किस रूप से उसने हिंदुओं के प्रति और शिया मुसलमानों के प्रति नीति का अनुसरण किया। औरंगजेब ने सर्वप्रथम मुगल दरबार में प्रचलित सभी इस्लाम विरोधी परंपराओं को बंद कर दिया, क्योंकि कट्टर सुन्नी मुसलमान होने के कारण वह इस्लाम का कट्टर समर्थक था। इसलिए उसने औरंगजेब ने दरबार में इस्लाम के विरुद्ध जितनी परंपराएं थी उन सबको उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया अर्थात उनको समाप्त कर दिया। यहाँ तक कि उसने गैर सुन्नी परंपराओं को भी दरबार में बंद कर दिया। उदाहरण के लिए औरंगजेब ने मुगल दरबार में आयोजित किए जाने वाले नौरोज, जो कि फारस के ईरानियों का त्यौहार था, जो शिया मुसलमान माना करते थे, इस शिया मुसलमानों का एक त्यौहार था नौरोज, जिसे नौराज के नाम से जानते हैं, जो अकबर ने आरंभ किया था। अकबर के समय में इसको विधिवत रूप से मनाया जाता था, लेकिन औरंगजेब ने उस नौरोज पर भी क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। तो ये अपने आप में उसका एक विरोध है कि मुसलमानों के त्योहार को भी उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि वो किनका था, ईरान के शिया मुसलमानों का त्योहार था और वो क्या था, स्वयं सुन्नी मुसलमान था। इसलिए उसने शिया शाखा के मुस्लिम समाज के लोगों का त्योहार जो था नौरोज, उसको मनाने पर भी रोक लगा दी अर्थात नौरोज के त्योहार को बंद कर दिया, क्योंकि नौरोज ईरानी शिया मुसलमानों का त्योहार था। औरंगजेब के द्वारा मुगल दरबार में हिंदू त्योहारों को भी मनाने पर पाबंदी लगा दी गई अर्थात हिंदू जो त्योहार मनाए जाते थे, जैसे अकबर के काल में होली मनाना और भी कई प्रकार के त्योहार, दिवाली वगैरह को मनाए जाते थे, लेकिन यहाँ पर औरंगजेब के काल में आ जाते हैं हिंदू त्योहारों को क्या कर दिया, पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। औरंगजेब ने मुगल दरबार में संगीत व नाच गान और गाने बजाने पर भी क्या कर दिया, बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि वो उनको इस्लाम धर्म के विरुद्ध या विपरीत या वर्जित स्वीकार करता था। क्योंकि इस्लाम धर्म में संगीत को वर्जित माना गया है, इसीलिए उन्होंने संगीत नाच गान सबको क्या कर दिया, बंद कर दिया। और यहाँ तक कि जो संगीतकार थे उनको भी मुगल दरबार से निष्कासित कर दिया। इसीलिए औरंगजेब को एक कट्टर धार्मिक शासक के रूप में मानते हुए इतिहासकारों ने ये कहा कि उन्होंने जो हिंदुओं की परंपरा जो अकबर के काल में आरंभ की गई थी, हिंदू शासकों के लिए झरों का दर्शन और तुलादान जैसी परंपराएं जो अकबर के शासनकाल में थी, वो औरंगजेब के काल में आ जाते हैं, उनको भी क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। इससे भी औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति का पता चलता है। साथ ही साथ औरंगजेब के द्वारा एक ऐसा कार्य किया गया जो अकबर ने उसमें सुधार किया और उसने वापस उसमें बदलाव कर दिया। जैसे अकबर के द्वारा क्या किया गया था हिंदुओं के लिए 1664 को, कौन सा कर, जजिया कर जो था, जो हिंदुओं से गैर मुसलमानों से लेने वाला कर था, ये इसको समाप्त कर दिया था। क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। लेकिन इसे पुनः किसने चालू कर दिया, पुनः जिसने चालू किया उसका नाम था औरंगजेब। और कब चालू किया इसे, 1669 में, अर्थात 1669 में इसको पुनः चालू कर दिया। तो अपने आप में ये क्या था, उसके विरोध का प्रतीक था। इसने 1669 में पुनः जजिया कर को, हिंदुओं से लेने कर को वापस चालू कर दिया, जिसे अकबर ने 1664 में समाप्त किया था। 1564 में अकबर ने जिसे समाप्त किया, उसे 1669 में औरंगजेब के द्वारा पुनः चालू कर दिया गया। तो ये अपने आप में हिंदू धर्म के प्रति उसकी कट्टर नीति का परिचय है। इसी के साथ साथ औरंगजेब ने एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया, शाही फरमान के आधार पर उसने प्रांतीय गवर्नरों को एक शाही फरमान या शाही आदेश जारी किया, जिसके द्वारा प्रत्येक प्रांत में दो ऐसे शाही व्यक्ति नियुक्त किए गए जो प्रांत की सूची बनाकर केंद्र को अर्थात औरंगजेब को देंगे। इस रूप में हिंदू मंदिरों के बारे में सूची बनाकर उनको तोड़ने का आदेश दिया गया। सभी प्रांतों में एक एक मुत्सिब की नियुक्ति की गई। तो याद रहे मुत्सिब, ये पद रखा गया। मुत्सिब जो था वो प्रांतों में एक अधिकारी था, जो धार्मिक अधिकारी के रूप में था। इसका मुख्य कार्य जो था वो था हिंदू मंदिरों की सूची बनाकर उनको तोड़वाना, अर्थात उनकी लिस्ट तैयार करवाना और सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया।
सभी प्रांतों में एक एक मुंसिफ की नियुक्ति की गई, जिसे धर्माधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। ये मुसलमानों के दैनिक आचरण की भी जांच करने वाला अधिकारी माना जाता है कि अकबर के द्वारा जब उसको नियुक्त किया गया मुंसिफ को, तो उस मुंसिफ के द्वारा इस्लाम धर्म के मानने वाले जो मुस्लिम व्यक्ति थे उनकी भी जांच की जाती थी, जिसमें दाढ़ी और उनकी मूंछ जो है वो अपना बिल्कुल वर्जित था और दाढ़ी की नाक फिक्स रखी जाती थी, उसके बारे में भी जानकारी रखता था। और किसी प्रकार से इस्लाम के विरुद्ध अगर कोई मुसलमान कार्य करता था तो उसे कठोर यातनाएं और सजा दी जाती थी। इसीलिए कोई भी मुसलमान इस्लाम विरोधी बात नहीं करता था, अगर पाया जाता तो उसे कठोर दंड दिया जाता। इसी के साथ साथ औरंगजेब के द्वारा आदेश दिलवाकर साम्राज्य के विभिन्न भागों में जितने भी हिंदू मंदिर थे उनको तोड़ने का आदेश दिया। और उनको तोड़ने का आदेश देने में माना जाता है कि औरंगजेब के समय में भारत के 3 महत्वपूर्ण मंदिर थे जिनको औरंगजेब के समय में ही नष्ट किया गया, अर्थात उनको ध्वस्त किया गया, तोड़ दिया गया। जिनमें पहला मंदिर माना जाता है गुजरात का सोमनाथ का मंदिर, दूसरा मंदिर केशवराय का मंदिर जो मथुरा में था, और तीसरा मंदिर विश्वनाथ का मंदिर जो कहाँ पर था, बनारस में था। तो इस प्रकार से इन 3 मंदिरों को तोड़ने का जो कार्य किया औरंगजेब ने एक धार्मिक कट्टरता का परिचय के रूप में किया। पहला सोमनाथ का मंदिर जो गुजरात में था, दूसरा केशवनाथ का मंदिर जो मथुरा में था, और तीसरा विश्वनाथ का मंदिर जो कि बनारस में था। ये तीनों मंदिर तोड़ना अपने आप में धार्मिक कट्टरता का परिणाम या परिचय था, जो कि उसने आदेश देकर मुंसिफों के द्वारा इस कार्य को पूर्ण करवाया। औरंगजेब के द्वारा 1679 ईस्वी में जजिया कट को पुनः वापस आरंभ कर दिया गया, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण था। 1679 में क्या कर दिया, जजिया कट को उसने वापस से चालू करवा दिया, जो पहले समाप्त कर दिया गया था। और उसी के साथ साथ उसने धार्मिक कट्टरता का परिचय देते हुए हिंदुओं के प्रति और भी कई प्रकार के अत्याचार किए, और उसी के फलस्वरूप हिंदुओं में उसके प्रति विरोध की भावना बढ़ने लगी और लोगों के द्वारा उसके शासनकाल में ही उसका विरोध करना शुरू कर दिया गया। और उसके समय में जिन लोगों के विरोध हुए, उन विरोधों में मुख्य तौर पर 3 विरोध उल्लेखनीय माने जाते हैं। धार्मिक नीति का विरोध करने के लिए जो विरोध हुआ उसमें 3 विरोध महत्वपूर्ण रूप से है। सबसे पहले जाटों का विरोध। जाट जो थे उसमें एक महत्वपूर्ण जाति थी जिन्होंने विद्रोह किया मुगलों के विरुद्ध 1669 में। दूसरी जाति जो थी वो सतनामी था, सिख थे, पंजाबी थे, जिन्होंने भी विद्रोह किया, तो सतनामियों ने विद्रोह किया 1672 में। और तीसरा सिखों के द्वारा जो विरोध किया गया वो किया गया 1675 में। ये 3 जातियों के द्वारा समय समय पर हिंदू धर्म के आधार पर विरोध हुए तथा विद्रोह हुए, जिनमें सबसे पहले जाट विद्रोह 1669 ईस्वी का, दूसरा सतनामी विद्रोह 1672 ईस्वी का, और तीसरा सिख विद्रोह जो कि 1675 ईस्वी में किया गया। तो इन 3 विद्रोह की धार्मिक कट्टर नीति के परिणाम के रूप में सामने आते हैं। अब है औरंगजेब की दूसरी नीति जो महत्वपूर्ण और भी मानी जाती है, क्योंकि ये उसके लिए नासूर के रूप में साबित हुई। जैसे नेपोलियन के लिए फ्रांस का था, उसके लिए स्पेन फ्रांस का फोड़ा बना। इसी प्रकार यहाँ पर मुगल वंश के लिए दक्षिण की नीति जो मानी गई औरंगजेब की, वो उसके लिए दर्दनायक बनी, अर्थात फोड़ा बनी, जो कि असफल रही। और उसमें औरंगजेब की दक्षिण नीति को विशेष रूप से माना जाता है। तो देखिए औरंगजेब की दक्षिण नीति जो थी उसके मुख्य अपनाने के उद्देश्य जो थे वो 3 थे कि औरंगजेब ने जो दक्षिण नीति का अनुसरण किया वो किस रूप में किया। तो औरंगजेब की नीति को पढ़ रहे हैं दक्षिण नीति के रूप में। नंबर 2 दक्षिण नीति, क्योंकि परीक्षा में प्रश्नों की दृष्टि से भी इनके अलग अलग प्रश्न आते हैं कि औरंगजेब को मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है, कहाँ तक सही है। तो उसमें औरंगजेब की दक्षिण नीति का विस्तार से उल्लेख करना होता है। और अगर ये पूछा जाता है अलग से कि औरंगजेब कट्टर धार्मिक था, अर्थात उसने धार्मिक नीति का अनुसरण किया, तो फिर औरंगजेब की धार्मिक नीति को उल्लेखित करना होगा। तो देखिए औरंगजेब की दक्षिण नीति में पहला उद्देश्य जो था उसका ये था कि वो दक्षिण भारत के राज्यों को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिलाना चाहता था। सबसे पहला उद्देश्य औरंगजेब का दक्षिण भारत में विजय करने का जो था वो इतना कि दक्षिण भारत के राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में उनको मिलाना चाहता था। दूसरा, दक्षिण भारत में स्थित जो राज्य थे उनमें विशेष तौर पर 3 राज्य थे, जिसमें बीजापुर और गोलकुंडा दोनों मुस्लिम राज्य थे और दोनों में ही शिया मुसलमानों का शासन था। इनका था
शिया मुसलमानों का, और शिया क्या थे, सुन्नियों के विरोधी थे। इसीलिए औरंगजेब ने इन शिया राज्यों को हटाने के लिए वहां के शासकों को पराजित करना उचित समझा, और वहां पर उसने बारी बारी से क्या किया, बीजापुर और गोलकुंडा पर आक्रमण करते हुए विजय प्राप्त की। तो ये अपने आप में उसकी दूसरा उद्देश्य माना गया कि शिया मुसलमान होने के कारण मुगल वंश के बादशाह औरंगजेब में विश्वास जताने के बजाय वो किसमें विश्वास रखते थे, वो ईरान के सम्राट में अपनी स्वामी भक्ति को प्रकट करते थे। इसीलिए उनको सबक सिखाने के लिए औरंगजेब ने दक्षिण नीति के रूप में बीजापुर और गोलकुंडा पर आक्रमण किया, और समय समय के अनुसार उसने अभियान चलाए जिसमें उसे सफलता मिली। जैसे हम देखेंगे बीजापुर पहले, उससे पहले तीसरा उद्देश्य देख ले। तीसरा उद्देश्य औरंगजेब का था दक्षिण भारत में मराठा शक्ति का दमन करना, क्योंकि तीसरी जाति जो थी दक्षिण भारत में वो कौन थी, मराठे। तो मराठा राज्य जो था वो महाराष्ट्र में था, कहाँ था, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के मराठा वीर जाति थे। इसीलिए यहाँ महाराष्ट्र में मराठा जाति में शिवाजी कौन थे, शिवाजी, क्योंकि औरंगजेब के समय मराठा जाति का राज्य जो पढ़ेंगे हम, उसमें उनका संबंध जो होगा मुगलों का मराठों के संबंध के रूप में वो 3 चरणों में होगा। कितने चरणों में होगा, 3 चरणों में। 3 चरणों के आधार पर अध्ययन होगा। सबसे पहले शिवाजी के साथ औरंगजेब का संबंध प्रथम चरण रहेगा। दूसरा चरण शिवाजी के पुत्र जो थे संभाजी, उनके साथ रहेगा, और तीसरा राजा राम के साथ रहेगा। और मृत्यु के समय ताराबाई जब रहेगी सक्षका के रूप में शिवाजी जीतेगी, उस समय उनका संबंध देखने को मिलेगा जो 1607 तक माना जाएगा। तो इस प्रकार मराठों का अलग से है। फिलहाल हम बीजापुर और गोलकुंडा को देखते हैं कि किस प्रकार दक्षिण भारत में औरंगजेब ने अपने समय के प्रमुख 3 राज्यों में से 2 राज्य जो थे जिनमें मुस्लिम राज्यों का शासन था, शासकों का, उनको किस प्रकार अपने अधीन किया। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बीजापुर की, कि बीजापुर को उसने औरंगजेब ने किस प्रकार अपने अभियान के माध्यम से विजय प्राप्त की। तो देखिए बीजापुर और गोलकुंडा दोनों राज्यों में बीजापुर सबसे अधिक शक्तिशाली और बड़ा राज्य था। दोनों में से बड़ा कौन था, बीजापुर, और शक्तिशाली भी था। इसीलिए औरंगजेब ने सर्वप्रथम बीजापुर को जीतने का निश्चय किया, और उसी उद्देश्य से उसने बीजापुर के विरुद्ध 3 सैनिक अभियान चलाए। ये भी याद रहे कि बीजापुर को जीतने के लिए औरंगजेब ने 3 सैनिक अभियान चलाए थे। इसको जीतने के लिए भी बड़ा और शक्तिशाली राज्य था दक्षिण भारत का, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, औरंगजेब की दक्षिण नीति। तो दक्षिण नीति में पहला राज्य बीजापुर। तो बीजापुर को पहला अभियान जो भेजा तो 1686 ईस्वी में मिर्जा राजा जो आमेर के राजा थे अच्छा वंश के, उनके नेतृत्व में भेजा गया। दूसरा विद्रोह जो हुआ या अभियान जो भेजा गया वो भेजा गया 1676 में बहादुर खां के नेतृत्व में। पहला मिर्जा लाल जय सिंह के नेतृत्व में भेजा गया जिसका समय था 1666, और उसके बाद 1676 इन 10 वर्ष बाद फिर बहादुर खां के नेतृत्व में भेजा गया। और तत्पश्चात तीसरा जो अभियान चलाया गया वो 1679 ईस्वी में दिलेर खां जो उसका सेनापति था उसके नेतृत्व में किया गया। किंतु तीनों ही सेनानायक बीजापुर पर अधिकार करने में क्या रहे, असफल रहे। ये 3 अभियान जो थे, इन तीनों अभियानों में तीनों सेनानायक जो थे वो इस बीजापुर पर अधिकार करने में क्या रहे, असफल रहे। तब औरंगजेब स्वयं गया और उसने 1686 में व्यक्तिगत रूप से जाकर बीजापुर पर आक्रमण किया, और बीजापुर के सुल्तान जो थे उसमें सिकंदर आदिल शाह, कौन थे सुल्तान वहां के बीजापुर के, सिकंदर आदिल शाह, उनको परास्त किया तथा पराजित किया, और उन्हें अपने अधिकार में करते हुए बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो ये था औरंगजेब का दक्षिण भारत का विजय अभियान, जिसमें बीजापुर को जीतना 1686 में। 3 अभियान भेजे गए, और चौथे युद्ध अभियान के रूप में स्वयं जाकर व्यक्तिगत रूप से उसने वहां के शासक को पराजित करते हुए, जिसका नाम सिकंदर आदिल शाह था, उसको पराजित करके बीजापुर को मिला लिया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब आती है बात नंबर 2 दूसरे राज्य की, इसको कहते हैं गोलकुंडा। क्या था, गोलकुंडा दक्षिण भारत में कर्नाटक में है। बीजापुर के विजय के बाद औरंगजेब के द्वारा 1687 ईस्वी में गोलकुंडा पर आक्रमण किया गया, यानी अगले साल 86 में बीजापुर को जीता, 87 में आक्रमण किया गया गोलकुंडा पर, और उसके वहां के अंतिम सुल्तान जो माना जाता है वो थे अबुल हसन। कौन थे, अबुल हसन। उनको पराजित करते हुए औरंगजेब ने
गोलकुंडा को भी क्या कर लिया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो इस प्रकार से दोनों राज्य जो थे कहाँ मिला लिए गए, मुगल साम्राज्य में मिला लिए गए। तो ये थे दो मुख्य राज्य। तीसरे की बात करते हैं। तीसरा है मराठा राज्य। इस मराठा राज्य को हम विधिवत रूप से पढ़ें तो शिवाजी को सर्वप्रथम पढ़ना पड़ेगा, और शिवाजी के बाद जो संबंध पड़ेंगे वो 1658 से लेकर 1680 तक रहेंगे, क्योंकि औरंगजेब और शिवाजी के संबंध जो थे 1658 से 1680 तक है। और दूसरे संबंध के रूप में औरंगजेब और शिवाजी के पुत्र संभाजी, जिनका संबंध रहेगा 1680 से लेकर 1689 तक, यानी कि 9 साल तक का संबंध जो है शिवाजी के बड़े पुत्र के साथ रहेगा औरंगजेब का। तत्पश्चात तीसरा चरण जो चलेगा वो औरंगजेब और ताराबाई का रहेगा, जो 1689 से औरंगजेब और राजाराम का रहेगा, जो कि 1689 से लेकर 1700 तक चलेगा। क्योंकि ये जो थे राजाराम, ये संभाजी के छोटे भाई और शिवाजी के द्वितीय पुत्र था, दूसरे पुत्र थे, जिनका संबंध रहेगा। 1700 में जब राजाराम की मृत्यु हो जाएगी, तत्पश्चात फिर मराठों की ओर से राजाराम का जो पुत्र है शिवाजी वो अल्पवयस्क रहेगा, और उसकी जो बागडोर संभालेगी वो राजाराम की पत्नी ताराबाई। इसलिए 1700 से लेकर 1707 तक औरंगजेब और ताराबाई के मध्य संबंध रहेगा, जो अपने आप में उसमें ताराबाई के द्वारा मराठों का नेतृत्व किया जाएगा संरक्षिका के रूप में। और उसके पश्चात 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी। तो अब पढ़ते हैं 5वां पॉइंट, औरंगजेब की मृत्यु एवं मूल्यांकन। मृत्यु बता ही दिया, 4 मार्च 1707 में उनकी मृत्यु हुई। और मूल्यांकन के रूप में उनकी गुणों की चर्चा करें तो इतिहासकारों के अनुसार औरंगजेब को कट्टर धार्मिक सुन्नी मुसलमान के रूप में व्याख्या किया है, जिसके आधार पर उसे एक सफल शासक न कहकर ये कहा जा सकता है कि उसने अपना पूरा जीवन जो है वो धार्मिक नीति और दक्षिण नीति में ही लगा दिया, और दोनों ही नीतियां उसके लिए सिरदर्द या ये कह सकते हैं नासूर के फोड़े के समान रही, जो अंत में फोड़ा फूटने के साथ ही उसका भी पतन हो गया। अब है सारांश और निष्कर्ष। निष्कर्ष ये कह सकते हैं कि औरंगजेब अपने शासनकाल में 6ठे नंबर का शासक था मुगल वंश का, 6ठे नंबर के शासक होने के नाते इसके बाद के शासक को हम 7वें नंबर पर न गिनकर उत्तराधिकारी के रूप में गिनते हैं, क्योंकि वे अंतिम उत्तराधिकारी के रूप में जो रहे वो उत्तरकाल जो रहा वो कहाँ से चालू होता है, 1707 से औरंगजेब की मृत्यु से लेकर, क्योंकि मुअज्जम और अफजल जो थे, आजम और मुअज्जम वो औरंगजेब के पुत्र थे, और उनके मध्य स्वाभाविक रूप से उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ, और उसमें मुअज्जम विजयी रहा और गद्दी पर बैठा बहादुर शाह प्रथम के नाम से, और यहीं से बहादुर शाह प्रथम से गद्दी पर बैठकर अंतिम बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जो शासक रहा, वहां तक उत्तराधिकार का शासन या उत्तर मुगल काल के रूप में चलता रहा। तो ये था उत्तराधिकार शासन। और सारांश रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि औरंगजेब ने विशेष जो कार्य किए वो किसी प्रकार से उल्लेखनीय नहीं थे, न तो कला की दृष्टि से, न ही साहित्य की दृष्टि से, और न ही किसी और दृष्टि से, क्योंकि उनके काल को विशेष रूप से पतन का काल, अवसान का काल मुगल वंश के लिए माना गया है, जिसमें उसकी 2 नीतियां उल्लेखित है, जिसमें पहली नीति धार्मिक नीति और दूसरी नीति दक्षिण नीति। इन 2 नीतियों के आधार पर औरंगजेब की पहचान बनती है, जो कि उसे एक तरह से ये कह सकते हैं मुगल वंश के पतन के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। तो आज हम इतना करेंगे। अगली क्लास में हम शिवाजी को पढ़ेंगे, और शिवाजी का मतलब मराठों को पढ़ेंगे, और मराठों के साथ मुगलों का संबंध भी देखेंगे, और साथ ही साथ शिवाजी की जो व्यवस्था थी, जिसको हम प्रशासनिक व्यवस्था कह सकते हैं, वो किस प्रकार से उसका अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इसमें इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट अगली क्लास में हम किसको पढ़ेंगे, शिवाजी और उसके उत्तराधिकारी अर्थात मराठों का शासनकाल